Hello my dear students, once again I am welcoming you all to MK Jain classes and here I am your biology educator पूनम धीमन। और बेटा हम लोग पढ़ रहे थे जेनेटिक्स और जहाँ पे आज का टॉपिक हमारा क्या रहेगा, एक्सेप्शंस। और वो एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस हम ऑलरेडी बेटा स्टार्ट कर चुके हैं और एक्सेप्शंस में हम लोगों ने मेंडलिज्म की एक्सेप्शंस पढ़ ली हैं दो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इनके साथ हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं। पता है ना किस चीज़ की एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं? मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, जहाँ पे मेंडेलियन इनहेरिटेंस फॉलो नहीं हो रही है। क्योंकि मेंडेलियन इनहेरिटेंस क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस। और दूसरी चीज़ क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस वायलेट हो रहा है। और अभी बहुत सारी और चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो आज का जो हम एक्सेप्शन लेके चलेंगे वो बची हैं हमारे पास दो, दैट इज़ मल्टीपल एलिलिज्म एंड प्लियोट्रॉपी। तो आज के लेक्चर में हम इनको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आज सबसे पहले हम क्या पकड़ेंगे टॉपिक, दैट इज मल्टीपल एलिलिज्म। ये भी एक्सेप्शन है टू दी मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अब है क्या मल्टीपल एलिलिज्म? एज इट्स नेम सजेस्ट, मल्टीपल मीन्स मैनी, एलिलिज्म मीन्स एलील्स। यूजुअली व्हाट वी से, नॉट वी से, व्हाट हैज मेंडल सेड। मेंडल ने क्या कहा था कि अगर एक कैरेक्टर है बेटा, एक कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है? इट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन। और एक जीन की मैक्सिमम कितनी एलील हो सकती हैं? वी हैव टू एलील्स। जैसे हमने कैरेक्टर लिया प्लांट हाइट, ठीक है, उसका जो जीन था प्लांट हाइट का जीन, उसकी दो ट्रेट थी, उसकी दो एलील थी। कौन सी? एक डोमिनेंट एलील थी स्मॉल कैपिटल टी, और एक रेसेसिव एलील थी दैट इज स्मॉल टी। तो एक जीन की प्लांट हाइट के जीन की कितनी एलील हो सकती हैं? टू एलील्स। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल कोई भी कैरेक्टर है इट इज कंट्रोल्ड बाय जीन और जीन कैन हैव मैक्सिमम ऑफ टू एलील्स। ये मेंडलिज्म था, मेंडल ने कहा था। लेकिन आज मैं आपको अभी एक एग्जाम्पल बताने वाली हूँ जहाँ पे ये बात उनकी वायलेट होगी। क्योंकि मेंडल ने क्या कहा? जीन की दो एलील हो सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात कहूँ, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ एक बड़ा प्यारा, जो हमने कल डिस्कस भी किया था, और वो एग्जाम्पल क्या है? दैट इज़ ह्यूमन ब्लड ग्रुप। तो कितनी एलील्स हैं हमारे ह्यूमन ब्लड ग्रुप की? याद है क्या भूल गए? ह्यूमन ब्लड ग्रुप कितने हैं? देर आर 4 ब्लड ग्रुप, 4 फिनोटाइप्स हैं हमारे पास ब्लड ग्रुप की। कौन कौन सा टाइप है? दैट इज ए बी, ए बी एंड ओ। 4 टाइप के ब्लड ग्रुप्स बेटा हमारे पास हैं। तो ये क्या है? दीज आर दी फिनोटाइप। कैरेक्टर क्या है? ब्लड ग्रुप। कंट्रोल कौन कर रहा है? तो मैं यहाँ पे इसको इस फॉर्म में भी लिख देती हूँ। कैरेक्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? कैरेक्टर है बेटा ब्लड ग्रुप। तो कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन भी होगा। कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। जीन कौन सा है? ब्लड ग्रुप का जीन होता है बेटा आई जीन। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। और इस जीन की कितनी एलील्स हैं? अब यूजुअली मेंडल के अकॉर्डिंग तो एलील होनी चाहिए थी दो, लेकिन मैंने आपको कल पढ़ाया था ह्यूमन ब्लड ग्रुप, उसमें ह्यूमन ब्लड ग्रुप की एलील कितनी है? 3, दैट इज आई ए, आई बी एंड आई। और आई को, स्मॉल आई को हम आई नॉट भी लिख सकते हैं। क्या लिख देते हैं इसको हम? आई नॉट भी लिख सकते हैं। तो दिस इज वन एलील, दिस इज अनदर एलील एंड दिस इज द थर्ड एलील। तो कितनी एलील है हमारे पास ह्यूमन ब्लड ग्रुप की? वी हैव 3 एलील्स। और मेंडल ने क्या कहा? जीन की तो 2 एलील होती हैं, लेकिन हमने तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दिया ह्यूमन ब्लड ग्रुप की तो 3 एलील हैं। तो ये क्या हुई? एक्सेप्शन टू दी मेंडलिज्म, एक्सेप्शन टू दी मेंडेलियन इनहेरिटेंस, कि अ जीन मे हैव मोर देन 2 एलील्स। तो लिख लेते हैं इसको, मल्टीपल एलीलिज्म क्या होता है? अ जीन कैन हैव more than 2 alleles as is shown in this example। समझ में आया? अब इन एलील्स में से बेटा ये देखिए, जो आई ए है और आई बी है, ये दोनों की दोनों क्या है? दीज टू आर डोमिनेंट एलील्स। ये भी डोमिनेंट एलील है और आई बी भी डोमिनेंट एलील है। और ये वाली जो है ना आई, ये क्या है? इट इज़ अ टाइप ऑफ रेसेसिव एलील। और डोमिनेंट और रेसेसिव एलील बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना,
मतलब कि अगर आई ए या आई बी में से कोई प्रेजेंट हुआ तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और अगर दोनों प्रेजेंट हुए तो दोनों कल पढ़ा था दोनों को डोमिनेंट है। इन दोनों में से ये नहीं पूछना इन दोनों में से कौन डोमिनेंट है, बोथ आर को डोमिनेंट। अगर दोनों प्रेजेंट है दोनों का एक्सप्रेशन आएगा। लेकिन अगर ये अकेला प्रेजेंट है, इसके साथ कोई भी डोमिनेंट नहीं प्रेजेंट है और ये अकेला है, तो इसकी बल्ले बल्ले ये फिर एक्सप्रेस करेगा और ये एक फिनोटाइप देगा अपना, दैट इज ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, चलो यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, हम एक टेबल बना लेते हैं। किस चीज़ का टेबल? कि हमारे पास ब्लड ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप। कई बार पूछते हैं टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप, अब सर खुजलाने लग जाते हैं, हैं फिनोटाइप तो हमने पढ़े ही नहीं ब्लड ग्रुप के। फिनोटाइप क्या है बेटा? ये 4 टाइप ऑफ जो ब्लड ग्रुप है यही तो फिनोटाइप है। फिर इन 4 फिनोटाइप को कितने जीनोटाइप कंट्रोल कर रहे हैं? अगर आपके पास ये आ जाए अगेन आप घबरा जाते हो। ठीक है, तो हम पहले वो सारा काम करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्या? एक टेबल कि नंबर ऑफ फिनोटाइप्स बेटा हमारे पास कितने हैं। वी हैव 4 फिनोटाइप। कौन कौन से हैं बेटा? ए टाइप का ब्लड ग्रुप है, वी हैव बी टाइप, वी हैव ए बी टाइप एंड वी हैव ओ टाइप ब्लड ग्रुप। अब इन 4 फिनोटाइप को कितने नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कंट्रोल कर रहे हैं? कितने नंबर ऑफ जीनोटाइप कंट्रोल कर रहे हैं? फंस गए। अब हम कैसे निकालें? चलो निकाल लेते हैं, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमारे पास है बेटा, इधर हम टेबल बना लेते हैं फिनोटाइप्स का और इधर हम लिख लेते हैं जीनोटाइप्स। ओके, तो फिनोटाइप है बेटा हमारे पास, अगर ए है, ए ब्लड ग्रुप कब आएगा? देखो, एक कैरेक्टर की 3 एलील है, लेकिन 3 एलील का ये मतलब नहीं है कि तीनों एक टाइम पे प्रेजेंट होंगी। देखो सबसे पहले तो इसी एक बात को समझिए कि ये बेटा हमारे पास ये है हमारा क्रोमोसोम नंबर 9, और हमें पता है हमारे ऑल क्रोमोसोम आर इन पेयर, क्योंकि हम लोग डिप्लॉयड हैं। तो ये क्रोमोसोम नंबर 9 है, तो ये किस में होंगे? जोड़े में होंगे ना, पेयर में होंगे। तो मैंने ये क्रोमोसोम नंबर 9 का पेयर बना लिया। तो इसके ऊपर क्या 3 एलील सेट हो सकती हैं? 2 क्रोमोसोम के ऊपर एक ही लोकस पे। अब सपोज कीजिए ह्यूमन ब्लड ग्रुप का जीन आई जीन यहाँ पे है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम पे भी वो सेम ही लोकस समझते हो ना, पोजीशन, उसी पोजीशन पे वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा। तो भैया 2 होमोलोगस क्रोमोसोम के ऊपर 2 ही तो लोकस पॉसिबल है। अगर एक यहाँ है तो दूसरा उसकी एलील मतलब उसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म बिल्कुल सेम उसी लोकस पे प्रेजेंट होगी। ऐसा और लोकस कहाँ है? तीसरा क्रोमोसोम तो प्रेजेंट ही नहीं है। हर एक पेयर के अंदर ओनली 2 क्रोमोसोम्स आर पॉसिबल। तो यहाँ पे जब कोई क्रोमोसोम ही नहीं है तो तीसरी एलील को कहाँ बिठाओगे? कहने का मतलब आप समझे कि एलील तो है 3 ब्लड ग्रुप की, लेकिन एट ए टाइम कोई 2 प्रेजेंट होंगी। अब सपोज कीजिए अगर हम मेरे पास एलील प्रेजेंट है, दोनों के ऊपर जो एलील है वो प्रेजेंट है मेरे पास आई ए, फिर क्या होने वाला है? अगर एलील प्रेजेंट है मेरे पास आई ए, यहाँ पे भी आई ए है, यहाँ पे भी आई ए है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? आई ए की वजह से आई ए क्या बनाती है? ये एलील किसके लिए कोड करती है? ए एंटीजन के लिए। तो रेड ब्लड कॉर्पसल के ऊपर कौन सा एंटीजन आ जाएगा? ए। तो अगर आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन होगा तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ए ब्लड ग्रुप। तो ए ब्लड ग्रुप होगा। लेकिन यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी है, वो पॉसिबिलिटी क्या है ये देखिए। अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर आई ए है और उसके साथ आ जाता है स्मॉल आई, इस कंडीशन में क्या ब्लड ग्रुप होगा? अगेन ए, क्योंकि ये डोमिनेंट है, इट विल एक्सप्रेस। ये तो बेचारी रिसेसिव है, करेगी ही नहीं, तो ये डोमिनेंट है, ये अपना एंटीजन बना देगी। आपको पता है ना ये 3 एलील क्या करती हैं? अपने अपने एंटीजन बनाती हैं। ये एलील ए एंटीजन बनाएगी जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। ये बी एंटीजन बनाएगी। एंटीजन है क्या? पता है ना क्या है? एंटीजन्स की कुछ स्टडी, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसीज। ये आरबीसी है तो आरबीसी के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंटीजन, और ये एंटीजन क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। कौन कोड कर रहा है इनके लिए? ये एलील्स। कौन सी एलील प्रेजेंट होगी वो कोड करेगी। अगर तो आई ए वाली एलील है तो ए एंटीजन के लिए कोड करेगी। अगर ए एंटीजन लग गया आरबीसी के ऊपर तो वो ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर बी एंटीजन लग गया जिसको आई बी कोड करता है तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। और अगर दोनों के दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए बी प्रेजेंट है और बी बी प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। और अगर कोई भी एंटीजन नहीं बन रहा तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ। वो अभी हम करेंगे, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेटा सेकंड कंडीशन ले लीजिए। अब है हमारे पास बी ब्लड ग्रुप। बी ब्लड ग्रुप कब आएगा? अगर मेरे पास है आई बी, ये कंडीशन में भी बी ब्लड ग्रुप आएगा, क्योंकि दोनों जो है डोमिनेंट एलील इकट्ठी हैं।
या फिर एक डोमिनेंट है और उसके साथ एक रेसेसिव है। इस कंडीशन में भी क्या आएगा हमारे पास, बी ब्लड ग्रुप। अब ए बी ब्लड ग्रुप कब आएगा, जब ए एंटीजन भी हो और बी एंटीजन भी हो। इसका मतलब क्या है, मेरे पास आई ए एलील भी होनी चाहिए और आई बी एलील भी होनी चाहिए। और ये दोनों एलील हमने कल ही पढ़ी हैं, बोथ आर को डोमिनेंट। इन दोनों में से कोई भी डोमिनेंट या रिसेसिव नहीं है, बोथ आर इक्वली डोमिनेंट, मतलब बोथ आर को डोमिनेंट, तो दोनों के दोनों अपना एक्सप्रेशन देंगी ही देंगी। और फोर्थ हमारे पास आ जाता है ओ ब्लड ग्रुप। ये कब आता है, जब इनमें से कोई भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ कौन सी प्रेजेंट है, ओनली रिसेसिव एलील प्रेजेंट है इन दी होमोजाइगस कंडीशन। तब हमारे पास ब्लड ग्रुप कौन सा आएगा, ओ, क्योंकि कोई भी एंटीजन नहीं बन रहा है। और जब कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता ऑन दी आरबीसीज, उस ब्लड ग्रुप को हम बोलते हैं ओ टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। तो अब एक चीज देखिए बेटा, कितने फिनोटाइप हैं आपके पास, 1 2 3 4, आई हैव रिटन 4। हाउ मेनी जीनोटाइप्स आर कंट्रोलिंग दीज 4 फिनोटाइप्स, कितनी जीनोटाइप्स हैं, 1, this is one genotype, this is second, this is third, this is fourth, this is fifth and this is sixth। तो 6 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है जीनोटाइप के इन 4 फिनोटाइप के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप कितनी हो गई हमारे पास, 6 जीन। अच्छा, जीन तो हमारे पास आई जीन है, ये लिखा है मैंने आई जीन, ठीक है। और कैरेक्टर क्या है, ब्लड ग्रुप है। अब इस जीन की टोटल नंबर ऑफ एलील्स कितनी है, वो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। नंबर ऑफ एलील्स कितनी है हमारे पास बेटा, 3। कौन कौन सी एलील है, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, या आई नॉट, कुछ भी लिख लीजिए आप, तो भूलेंगे तो नहीं। अब समझ में आया, हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे पास हर एक क्रोमोसोम के पेयर के अंदर 2 क्रोमोसोम है। तो एक के ऊपर जिस कैरेक्टर का एक एलील प्रेजेंट है, तो सेम उसी लोकस पे कैरेक्टर का दूसरा ऑल्टरनेटिव फॉर्म प्रेजेंट होगा। समझ में, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो ए का मतलब क्या है, यहाँ पे आई ए प्रेजेंट है, होगा ही होगा। यहाँ पे आई ए भी हो सकता है और आई भी हो सकता है। मतलब अगर आई ए हुआ तो आई ए, ये कंडीशन भी ए ब्लड ग्रुप बना रही है। और अगर आई ए की जगह स्मॉल आई हुआ, तभी आई ए और आई के कॉम्बिनेशन से भी क्या बन रहा है, ए ब्लड ग्रुप। सिमिलरली बी हो सकता है, सिमिलरली ए और बी दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं। तो एक ही टाइम पे 3 एलील में से एनी 2 विल बी प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम पेयर। गॉट इट। तो ये नहीं सोचना है कि 2 से ज़्यादा हो सकती हैं, तो एक टाइम पे सिर्फ 2 ही प्रेजेंट हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पे एक जीन की एलील कितनी प्रेजेंट है, 3, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलीलिज्म। तो इसको बेटा भूलना नहीं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इकलौता एग्जाम्पल है। और ये हमारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी लिखा हुआ है, जहाँ पे आपका कोडोमिनेंस खत्म होता है, उसके साथ ही जब आप पेज को पलटेंगे तो ऊपर जो पैराग्राफ स्टार्ट होता है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, उस पैराग्राफ के अंदर आपको मल्टीपल एलीलिज्म के बारे में ही बताया हुआ है। तो अब आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक टेबल भी दिया हुआ है ब्लड ग्रुप को लेके, वो टेबल है ये। अब वो टेबल मैं प्रिंटेड इसीलिए नहीं लाई क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी रिजल्ट्स उस टेबल के अंदर हैं। तो ये रिजल्ट्स अब हम करेंगे। ये है एक पेरेंट का जीनोटाइप, ये है एलील दूसरे पेरेंट की, मतलब दूसरे पेरेंट का जीनोटाइप। तो इन 2 पेरेंट्स की अगर मैरिज हो रही है, मतलब पेरेंट है तो मतलब मैरिज हो ही गई ना ऑब्वियसली, मतलब ये एक मेल है, ये फीमेल है, और उनकी अगर मैरिज होती है तो उनके जो ऑफस्प्रिंग है, उनके जो बच्चे पैदा होंगे, उनका जीनोटाइप और उनका ब्लड टाइप कौन सा होगा, ये पॉसिबिलिटी क्या, इससे क्या अब हमें ब्लड ग्रुप की जेनेटिक्स से क्या हम होने वाली ऑफस्प्रिंग की जीनोटाइप कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ये देखो, एक पेरेंट का अगर जीनोटाइप है आई ए और दूसरे पेरेंट के गैमीट, क्योंकि देखो गैमीट के अंदर एक ही क्रोमोसोम आएगा, ये पेयर है ना, सपोज ये फादर का पेयर है, फादर के पास इन दोनों जब गैमीट बनेगा, इन दोनों में से एक ही क्रोमोसोम जाएगा, एक गैमीट के पास जाएगा, एक दूसरा। तो एक गैमीट के अंदर एक ही क्रोमोसोम होगा और एक क्रोमोसोम के ऊपर एक ही एलील होगी। अब सपोज एक पेरेंट से एलील आई आई ए और दूसरे पेरेंट से सपोज मदर से एलील आई, इनसे भी आ गई आई ए, तो ऑफस्प्रिंग का जीनोटाइप क्या होगा, क्या जीनोटाइप होगी ऑफस्प्रिंग की, कितना इजी है, लिखो, इट इज आई ए एंड आई ए, क्योंकि दोनों गैमीट फ्यूज हो गए। और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ब्लड का टाइप बता सकते हो, आई ए, दोनों डोमिनेंट एलील हैं, एक्सप्रेस करेंगी, ए एंटीजन बनाएंगी, और ए एंटीजन जब प्रेजेंट होता है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, इट इज ए टाइप। अब आ जाइए, अगर फादर की आई ए है और मदर की आई बी है, तो ब्लड ग्रुप कौन सा है, अब आई ए और आई बी दोनों क्या होती हैं, बोथ आर कोडोमिनेंट, ए एंटीजन भी बनेगा, बी एंटीजन भी बनेगा, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, इट वुड बी ऑफ ए बी टाइप। थर्ड सिचुएशन आ जाइए,
एक मतलब फादर का है आई ए और मदर से क्या आ रहा है आई एलील, तो जीनोटाइप हो गया ऑफस्प्रिंग का ये, और ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, अब आई तो है रिसेसिव, ए है डोमिनेंट, तो डोमिनेंट तो अपना एक्सप्रेशन देगा, क्या देगा, ए कोड करेगा एंटीजन के लिए, ए एंटीजन के लिए, और ए एंटीजन जब प्रेजेंट होगा आरबीसी के ऊपर तो क्या होगा ब्लड ग्रुप ए टाइप। अब आ जाइए आप इस सिचुएशन पे, पापा से आई बी आया और ममा से आई ए आया, तो आई ए आई बी अगेन बोथ आर को डोमिनेंट, कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, इट विल बी ऑफ आई ए बी टाइप। देन आई बी ये लीजिए, आई बी में क्या सिचुएशन होगी, हाँ आई बी और आई बी, तो यहाँ पे क्या है बी टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप। आप तो इस टेबल को खुद ही कंप्लीट कर सकते हो, आई बी और दूसरा है आई, इस कंडीशन में क्या होगा, ये डोमिनेंट है ये रिसेसिव है, तो डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा, ब्लड ग्रुप विल बी ऑफ बी टाइप। अब लास्ट आ जाइए आई एंड आई, कोई भी डोमिनेंट प्रेजेंट नहीं है, ये क्या है रिसेसिव, और रिसेसिव ट्रेट अपने आप को कब एक्सप्रेस करती है, ओनली इन दी होमोजाइगस कंडीशन, तो यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं बनेगा, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, इट वुड बी ऑफ ओ टाइप। तो भूलेंगे तो नहीं हम इस बात को, तो अगर आरबीसी के ऊपर, ये आरबीसी है, अगर उसके ऊपर बेटा ए टाइप एंटीजन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है ए टाइप एंटीजन, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ए। अगर आरबीसी के ऊपर ये जो एंटीजन प्रेजेंट है अगर ये बी टाइप है तो ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, मतलब ए टाइप बी और बी टाइप बी, तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और अगर आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ये देखो कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा है, ओ। यहाँ पे क्या है, एंटीजन्स एब्सेंट। क्यों एब्सेंट है भाई, एंटीजन को बनाने वाला आई ए और आई बी एलील कोई भी प्रेजेंट नहीं था, सिर्फ ये वाली एलील प्रेजेंट थी, तो उससे क्या बन गया, ओ ब्लड ग्रुप। व्हाट इट, तो ये बेटा हमारे पास मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल हमें क्या दिखा रहा है, मेंडेलिज्म की, मतलब मेंडेलियन इनहेरिटेंस की, ये भी एक एक्सेप्शन है। अब इसको भी मैं पढ़ रही हूँ किसमें, इंट्राजेनिक, या जिसे हम कहते हैं इंटर एलीलिक, मतलब एक ही क्रोमोसोम पेयर के सेम लोकस की दो एलील के बीच में ये इंटरेक्शन हो रहा है, कि इंटरेक्शन मतलब कि आई प्रेजेंट है, आई बी प्रेजेंट है, या कौन सा कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है, तो उससे पता चलेगा कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो क्या है ये इंट्राजेनिक, या जिसको हम बोलते हैं इंटर एलीलिक इंटरेक्शन। अब बेटा इसके साथ हमारे पास मल्टीपल एलीलिज्म भी खत्म हो जाता है। अब हम मूव करेंगे प्लियोट्रॉपी की तरफ। अब प्लियोट्रॉपी की तरफ मूव करने से पहले क्या आपके माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आया कि मैम ये एलील्स बनती कैसे हैं, एक जीन की दो एलील, या एक जीन की तीन एलील, या एक जीन की 100 एलील हो, हमें क्या लेना देना, ये इतनी एलील बनी कैसे, कहाँ से बन जाती हैं ये एलील। देखो मैंने कल आपको पढ़ाया था ना कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस में मैंने क्या बताई थी, जब कोई भी चीज़ सबसे पहली बार ओरिजिनेट होती है, सबसे पहली बार जब कोई चीज़ बनती है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज द ओरिजिनल और दी वाइल्ड टाइप। क्या बोलेंगे, ओरिजिनल या वाइल्ड टाइप। जैसे सबसे पहले जब एंटीराइनम मेजस फ्लावर मतलब प्लांट बना, उसके ऊपर फूल आया सबसे पहली बार, उससे पहले एंटीराइनम मेजस था ही नहीं, ये प्लांट सपोज ओरिजिनेट हुआ। इसका मत एग्जांपल लो, सपोज आप ये कर लो, जैसे अब हम लोग हैं, हम सभी चीज़ें आपको पता है ना, एक सिंगल सेल बैक्टीरिया से ही हम सब लोग इवॉल्व हुए। तो जब हम इवॉल्व हुए एक एक दो दो तीन तीन कैरेक्टर धीरे 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 हम लोगों में आया। अब सपोज करो आई कलर भी तो सबसे पहले किसी के अंदर आया होगा, आई कलर आया, आई का जीन आया, आई कलर का जीन आया, तो उसके अंदर आई कलर आ गया, कौन सा, ब्लैक। ब्लैक इज़ द डोमिनेंट, मतलब ये सबसे पहले आया। तो सबसे पहले आई कलर आया, और वो उसका जो जीन बना, उस जीन को हम क्या कहेंगे, ओरिजिनल या वाइल्ड टाइप जीन। अभी ये पहली बार बना है, पहली बार आई कलर आया है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर। जब कभी पहली बार ये जीन आया था और आई कलर किसी में आया था वो बात कर रही हूँ, एवोल्यूशन तो अभी दूर की बात है। तो ये जीन पहली बार आया, पहली बार आया, तो एक कौन सा जीन था, ब्लैक आई का, सपोज कीजिए। आप एंटीराइनम मेजस से कोई भी एग्जांपल ले लो दुनिया में किसी भी कैरेक्टर का, जितने भी कैरेक्टर
जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ के ऊपर मिल रहे हैं उनके अंदर कितने कैरेक्टर है, हमारे अपने अंदर ही देख लो, हर कैरेक्टर किसी न किसी ह्यूमन बीइंग में सबसे पहली बार आया होगा, उसके बाद सबको मिलना शुरू हुआ। तो वो कैरेक्टर जब पहली बार अर्थ पे पहली बार वो कैरेक्टर देखने को मिला, तो वो फर्स्ट कैरेक्टर को हम बोलते हैं ओरिजिनल या वाइल्ड टाइप। सपोज आई कलर आया सबसे पहले ह्यूमन बीइंग में, और वो ब्लैक आई का जीन था, क्योंकि कोई भी कैरेक्टर आता है जीन की वजह से, मतलब एक जीन बना नया, और वो जीन बना, उस जीन ने क्या किया, आईज को कलर देना शुरू कर दिया। कौन सा कलर? ब्लैक कलर। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे, ठीक है, अब सपोज कर 1000 इंडिविजुअल है, 1000 इंडिविजुअल में सबकी आंखें ब्लैक, ठीक है, सब ब्लैक 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 आइड ब्लैक आइड ब्लैक आइड। अब क्या हुआ, अब नेचर का आपको पता है ना, चेंज इज द अनचेंजेबल लॉ ऑफ नेचर। अब क्या होगा, एवोल्यूशन होगी। एवोल्यूशन क्या, अब क्या हमेशा सारी जिंदगी ऐसा ही चलता रहेगा? नहीं चलता। जैसे जैसे टाइम बीतेगा इन्वायरमेंटल चेंजेस होंगे और बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, है ना, हमारा पूरा इन्वायरमेंट, हमारा एटमॉस्फेयर, धीरे धीरे इसमें हर चीज़ में चेंजेस आते रहते हैं। तो उन चेंजेस के साथ अडेप्ट होने के लिए हम भी चेंज होते रहते हैं। और हम चेंज कैसे होते हैं, हमें जो ये चेंज आते हैं सराउंडिंग के साथ चेंज होने के लिए, जो हमें चेंजेस आते हैं उनको हम अडेप्टेशंस बोलते हैं, और एक चेंजेस आते हैं जिन्हें हम बोलते हैं म्यूटेशंस। तो हमारे जो जीन है ना वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते। जैसे अब हमारी ह्यूमन रेस है, हम लोग में इस वक्त जो जीनोम है, क्या पता 500 साल 1000 साल के ईयर्स के बाद ये जो हमारा जीनोम सेट है, ये जीन चेंज हो जाए, ये म्यूटेट हो जाए। तो एवोल्यूशन जैसे जैसे होती है, टाइम जैसे जैसे बीतता है, ये जो जीन है ये भी ऐसा नहीं रहता। ये जो ब्लैक आई का जीन था, टाइम जैसे जैसे गुजरता गया, इस जीन में क्या हुए, चेंजेस हुए। चेंजेस का मतलब, होने का मतलब क्या है, जीन में म्यूटेशन हुई, ये जीन म्यूटेट हो गया। अब जब ये जीन ब्लैक आई का जीन जब ये म्यूटेट हो गया, म्यूटेट का मतलब इस जीन के अंदर क्या आ गए, चेंजेस आ गए। चेंजेस आने की वजह से अभी ये वाला जो जीन जो ब्लैक आई के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये जीन में ना चेंजेस आ गए। और ये चेंजेस क्या है, ये सडन है, स्पॉन्टेनियस है, नेचुरल है, हम कुछ नहीं कर सकते, ये आते ही आते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। म्यूटेशंस अकर्स बाय देमसेल्व्स, इनके पीछे किसी का हाथ नहीं होता, भगवान का हाथ है, नेचर का हाथ है। तो टाइम के साथ साथ म्यूटेशन होंगी, म्यूटेशन की वजह से सपोज करो ये जीन चेंज हो गया, और जीन चेंज होने की वजह से अभी ये ब्लैक आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, अभी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सपोज ये बनाने लग गया अब ब्राउन आईज। अब ये ब्लैक कलर प्रोड्यूस करने की बजाय क्या प्रोड्यूस करने लग गया, ब्राउन आई कलर। जीन क्या हो गया, म्यूटेट हो गया। तो अब सपोज करो जो 1000 पीपल की जो पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन के अंदर ये जो है ना इस तरह के, ये पहले सभी ब्लैक दिखते थे, अब उनमें कुछ ब्राउन इंडिविजुअल भी दिखने लगे। क्यों? क्योंकि जिनका जीन म्यूटेट हुआ उनका आई का कलर चेंज हो गया। अब ठीक है, अब पॉपुलेशन के अंदर एक जीन की दो एलील आ गई, एक ब्लैक आई वाली और एक ब्राउन आई वाली। ठीक है, तो क्या पूरी ज़िंदगी ही चलते रहेंगे? नहीं, पूरी ज़िंदगी मतलब एक इंडिविजुअल की ज़िंदगी में तो वही चलेगा। अब फिर टाइम बीत रहा है, सैकड़ों साल निकल गए, थाउजेंड्स ऑफ ईयर निकल गए, फिर दोबारा मे बी इसमें कुछ म्यूटेशन हो गई, फिर कुछ म्यूटेशन हो गई, तो उस म्यूटेशन की वजह से ये जीन दोबारा म्यूटेट होगा, फिर इसका प्रोडक्ट भी म्यूटेट होगा। मे बी अब ये जीन म्यूटेट होके मे बी ब्लू आई कलर बनाना शुरू कर दे। तो अब हमारे पास पॉपुलेशन में 3 वेरिएंट आ गए आई कलर के। पहला वेरिएंट ब्लैक तो था ही, जो डोमिनेंट है, सबसे पहले आया। फिर ये वाला ब्राउन वाला, इसको हम क्या बोलेंगे, ब्राउन को, इसको हम बोलते हैं बेटा म्यूटेंट। ये है वाइल्ड टाइप, ये क्या है, म्यूटेंट। अब पॉपुलेशन में दूसरा भी आ गया, फिर कुछ सालों के बाद ये जीन फिर म्यूटेट हुआ, मे बी म्यूटेट होके इसने एक और कलर पॉपुलेशन के अंदर दे दिया, ये थर्ड एलील आ गई। ऐसे ही मे बी और टाइम के साथ साथ जीन्स में, जेनेटिक मेकअप के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, जीन्स में म्यूटेशंस होती रहती है। म्यूटेशन होंगी तो कुछ म्यूटेशन तो होंगी साइलेंट म्यूटेशंस होती हैं, और कुछ म्यूटेशन जो हैं जिनका कि फिनोटाइप के ऊपर इफेक्ट आता है। तो ये इस तरह से मल्टीपल एलील बन गई कि कभी हमारे ब्लड ग्रुप की एक ही एलील होगी, फिर टाइम बीतते 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 वो जीन थोड़ा म्यूटेट हुआ, उसने आई एक ही जगह शायद आई बी बनाना शुरू कर दिया। चलो कोई बात नहीं, 2 एलील आ गई, अब 2 तरह के ब्लड ग्रुप पिक्चर में। पहले लोगों में सिर्फ ए ही टाइप का है सपोज, अब लोगों में ए और बी 2 टाइप के ब्लड ग्रुप मिलने शुरू हो गए। अब फिर कुछ साल बीते, ए और बी इकट्ठे आने शुरू हो गए, कोडोमिनेंस। फिर अभी कुछ साल बीते 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 आई ए और आई बी, ये जीन ही म्यूटेट हो गए, दोनों एलील, मतलब ये आई जीन है म्यूटेट हो गया। अब उसने
इस तरह से म्यूटेट हुआ कि अब उसने ना तो ए प्रोडक्ट बनाया ना उसने बी प्रोडक्ट बनाया, उसने क्या बनाया, कुछ कोई भी एंटीजन नहीं बनाया। तो उस केस में वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी ओ ब्लड ग्रुप। तो ये भी वो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस ही है। और ये जो एलील्स हैं ये नेचर में कैसे इवॉल्व होती हैं, इसके पीछे का ये सारी स्टोरी है। क्या स्टोरी है, म्यूटेशंस, एवोल्यूशन। तो म्यूटेशंस की वजह से जीन्स में चेंजेस आते रहते हैं। तो जीन जब म्यूटेट होगा, चेंज होगा, तो वो वही प्रोडक्ट थोड़ी बनाएगा जो पहले बना रहा था, अब नया प्रोडक्ट बनाएगा। वो जो नया प्रोडक्ट बना रहा है, तो नया प्रोडक्ट, वो जो जीन म्यूटेट हुआ, वो जो म्यूटेटेड जीन है वो क्या बन गई, उस पहले वाले जीन की एलील हो गई, जिसकी वजह से उसका ऑल्टर्ड एक्सप्रेशन आ गया। गॉट इट। चलो, इसको अब हमने कर लिया कंक्लूड। अब हम आ जाते हैं बेटा नेक्स्ट, ये हमने खत्म कर लिया मल्टीपल एलिलिज्म। उसके बाद बेटा लास्ट अब हमारे पास आ जाती है एक्सेप्शन। लास्ट नहीं है, ये कौन से वाली है, जो हम इंटर एलिलिक इंटरेक्शन पढ़ रहे हैं, वो ये वाली प्लियोट्रोपी। अब प्लियोट्रोपी का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना है प्लियोट्रोपी, है ना, इसको कभी नहीं भूलना। प्लियोट्रोपी क्या होती है, ये होती है व्हेन वन जीन शो, अभी तक हम क्या कह रहे थे, एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, मतलब एक जीन की वजह से एक ही फिनोटाइप आएगी। जैसे प्लांट हाइट का जीन था तो वो सिर्फ प्लांट हाइट को ही कंट्रोल कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। अगर पोड के कलर का जीन था तो वो पोड के कलर को ही कंट्रोल कर रहा था, है ना। या फ्लावर कलर का जीन है तो वो सिर्फ फ्लावर के कलर को ही कंट्रोल करेगा कि फ्लावर रेड आएगा या वाइट आएगा। हाइट का जीन सिर्फ हाइट को कंट्रोल करेगा कि हाइट टॉल आएगी या ड्वार्फ आएगी। ऐसे ही पोड की शेप का जीन सिर्फ पोड की शेप को ही डिटरमिन करेगा कि पोड इन्फ्लेटेड होना चाहिए या फिर वो कैसा होना चाहिए, कंस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। समझ में आ गया। तो एक जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, ये कहते हैं मेंडल साहब। लेकिन प्लियोट्रोपी क्या कहती है, प्लियोट्रोपी कहती है वन जीन मे हैव मल्टीपल इफेक्ट्स। तो प्लियोट्रोपी क्या होता है, वन जीन having multiple effects। मतलब यूजुअली हम क्या कहते हैं, एक जीन का सिर्फ एक ही फिनोटाइप होता है। फिनोटाइप का मतलब क्या, किसकी बात कर रही हूँ, एक जीन सिर्फ एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस की सेकंड लाइन पढ़िए आप, है ना। तो वह एक जीन एक ही फिनोटाइप को, एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। लेकिन प्लियोट्रोपी क्या कहती है, प्लियोट्रोपी क्या कहती है, वन जीन मे हैव मल्टीपल फिनोटाइप्स। एक जीन की वजह से मल्टीपल इफेक्ट्स आ सकते हैं, E2, E1, E2, E3, E4, E5। एक ही इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब एक ही कैरेक्टर नहीं आएगा, मल्टीपल कैरेक्टर के ऊपर इसका होल्ड हो सकता है। इसको हम कहते हैं प्लियोट्रोपी। तो ये भी क्या हो गई, एक्सेप्शन ही तो है जो मेंडल बोल रहे हैं। मेंडल क्या कह रहे हैं, वन जीन कोरेस्पोंड टू वन कैरेक्टर। यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, एक जीन कंट्रोल कर रहा है मोर देन वन कैरेक्टर्स। सच में, बिल्कुल सच में। देखो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। और क्या एग्जाम्पल है ये, दिस इज फिनाइल कीटोन यूरिया। आई थिंक सो इट इज़ विजिबल टू यू, है ना। फिनाइल कीटोन यूरिया ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये हमारी बॉडी में किसकी वजह से होता है, ये होता है टायरोसिन की वजह से। अगर टायरोसिन हमारी बॉडी के अंदर बनना बंद हो जाए, अब ये क्या है पहले इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में बताऊंगी। देखो फिनाइल कीटोन यूरिया क्या है, एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है। क्या है, फिनाइल कीटोन यूरिया नहीं, ये तो डिसऑर्डर का नेम है। हमारे पास है फिनाइल एलानिन। सबसे पहले मैं एक, चलो इसको स्टार्ट करते हैं हम फिनाइल एलानिन से। फिनाइल एलानिन क्या है, इट इज़ एन इसेंशियल एमाइनो एसिड। क्या होते हैं इसेंशियल एमाइनो एसिड बेटा, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते, उनको हमें बाहर से अपनी डाइट के थ्रू लेना पड़ता है, तो उनको हम बोलते हैं इसेंशियल, तो हमें डाइट में खाने पड़ते हैं ये। तो फिनाइल एलानिन कैसा होता है, अगर आपको एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो, आप 11th पढ़ के आए हो और वैसे भी आपने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आपको अमीनो एसिड का बेसिक स्ट्रक्चर पता है ना, कि अगर मैं किसी भी अमीनो एसिड की बात करती हूँ तो बेटा अमीनो एसिड पे एक साइड पे ग्रुप लगा होता है कार्बोक्सिल और दूसरा ग्रुप होता है अमाइनो। एक होता है एन टर्मिनल, एक होता है सी टर्मिनल। ज्विटर आयन स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है बेटा आर ग्रुप, मतलब कोई भी हाइड्रोजन हो सकती है, कोई भी आर ग्रुप हो सकता है।
और अगर यहाँ पे लगा हो CH3, ये किसका डायग्राम बन गया, ये किसका मॉलिक्यूल है पता है आपको, इसको हम क्या बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल है बेटा एलेनिन। ये कौन सा अमीनो एसिड है, दिस अमीनो एसिड इज एलेनिन। अब अगर मैं इस एलेनिन अमीनो एसिड में यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के और यहाँ पे अगर मैं एक फिनाइल ग्रुप ऐड करवा दूँ तो क्या होगा, ये अमीनो ग्रुप तो होगा ही होगा, अमीनो एसिड है, ये कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। और यहाँ पे मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन हटा के और उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, फिनाइल ग्रुप। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा फिनाइल एलेनिन। ठीक है। अब इस फिनाइल एलेनिन के अंदर अगर मैं एक हाइड्रोक्सल ग्रुप ऐड करवा दूं, क्या ग्रुप ऐड करवा दूं, हाइड्रोक्सल। आपको पता है ऑक्सीजन की ऐड करवाने को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजनेशन। अगर किसी चीज़ में से ऑक्सीजन निकालनी है, डीऑक्सीजनेशन। हाइड्रोजन ऐड करवाना है, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन को निकालना है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डीहाइड्रोजनेशन, है ना। वाटर ऐड करवाना है तो हाइड्रेशन, वाटर का मॉलिक्यूल निकालना है किसी रिएक्शन से तो डिहाइड्रेशन। ये सारी पढ़ते हो ना आप केमिस्ट्री में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, एक OH ऐड करवा रही हूँ, OH ग्रुप में ऐड करवा रही हूँ। OH क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो मैं यहाँ पे क्या करवा रही हूँ, हाइड्रोक्सिलेशन। और इस प्रोसेस के लिए एंजाइम कौन सा होगा, प्रोसेस से ही हम एंजाइम का नाम रख लेते हैं, दैट इज हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। क्या लिखा है मैंने ये सॉरी, दिस इज द नेम ऑफ द एंजाइम। ये क्या है, ये है एंजाइम। इस एंजाइम की हेल्प से हम फिनाइल एलानिन में OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करवा सकते हैं। और ये फिनाइल एलानिन अब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऐसा कुछ। ये क्या बन गया, CH2। ये लो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें ऐड हो गया। अब ये चीज़ क्या बन गई, इस मॉलिक्यूल को बेटा अब हम बोलते हैं टायरोसिन। क्या बोलते हैं इसको, टायरोसिन। ये क्या बन गया था, फिनाइल एलानिन। और ये क्या था, दिस वाज एलानिन। तो एलानिन से फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन से क्या बन गया, टायरोसिन। अब ये टायरोसिन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि बेटा इस टायरोसिन से बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनते हैं बॉडी, मतलब एक कैस्केड मैकेनिज्म चल जाता है। ये जो टायरोसिन है ये बेटा बनाता है मेलानिन। क्या है मेलानिन, इट इज द पिगमेंट। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे आई कलर के लिए, हमारे हेयर कलर के लिए, हमारे स्किन टोन के लिए। हमारी स्किन कैसी है, दैट डिपेंड्स अपॉन मेलानिन। हम गर्मी में बाहर जा रहे हैं, टैनिंग हो गई, किस वजह से, गर्मी की वजह से हमारी मिलेनोसाइट्स जो हैं एक्टिव हो जाती हैं। क्या होती है मेलानोसाइट, जो मेलानिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती हैं, तो ज़्यादा मेलानिन बनाएंगी और वो स्किन के एकदम ऊपर, मतलब पहले डीप सीटेड होती हैं, वो स्किन के एकदम नीचे आ जाती हैं। तो वो जो मेलानिन प्रोड्यूस होता है वो एकदम स्किन के नीचे इकट्ठा हो जाता है और हम कैसे दिखने शुरू हो जाते हैं, काले काले, थोड़ा डार्क टोन हमारी दिखनी शुरू हो जाती है और हम क्या कहते हैं, टैनिंग हो गई, है ना। तो जितना ज़्यादा मेलानिन उतना ज़्यादा डार्क स्किन टोन, उतने ज़्यादा काले बाल, उतना ज़्यादा गहरा काला आंखों का रंग। तो मेलानिन पिगमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी हेयर कलर, आई कलर एंड स्किन कलर। तो अगर आप ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, तो आई का कलर, हेयर का कलर और स्किन का कलर, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये मेलानिन पिगमेंट। कौन बनाता है इसको, इसको बनाने का काम किसका है, ये टायरोसिन से ही बनता है। ठीक है जी। दूसरा काम टायरोसिन क्या करता है बेटा, टायरोसिन एक चीज़ और बनाता है, ये बनाता है थायरोक्सिन के हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन्स। कौन से, T3 एंड T4, थायराइड हार्मोन से निकलते हैं ना, थायराइड ग्लैंड से। और ये क्या करता है, और बेटा ये बनाता है डोपामिन। डोपामिन की सिंथेसिस भी टायरोसिन से ही होती है हमारी बॉडी में। क्या होता है मैम डोपामिन, डोपामिन होता है बेटा न्यूरोट्रांसमीटर। 11th में आपने पढ़ा है ये न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हमने ट्रांसमीटर्स पढ़ाए थे, तो वहाँ पे डोपामिन पढ़ा था, ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। और टायरोसिन क्या काम करता है, ये बनाता है स्ट्रेस हार्मोन एड्रीनलिन। क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर भी है और स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं हम इसको। इसके बारे में भी आपने बहुत सारी बातें कर रखी हैं 11th में, जहाँ पे हमने एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ा था, हार्मोन्स पढ़े थे। तो एड्रेनलिन को तो बड़े स्ट्रेस के साथ हम पढ़ते हैं, स्ट्रेस हार्मोन है हमारी बॉडी का ये। तो ये अकेला टायरोसिन जो है 1
2, 3 एंड 4, इन 4 चीज़ों की सिंथेसिस के लिए हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल है। तो ये चारों चीज़ों की सिंथेसिस एक तरह से अगर मैं कहूँ इनडायरेक्टली किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, इस एंजाइम पे डिपेंड कर रही है। सपोज करो ये एंजाइम मेरा नहीं है, या ये एंजाइम मेरा ख़राब हो जाता है, या इस एंजाइम में कोई भी दिक्कत है, या एंजाइम बन ही नहीं रहा, इसको कोड करने वाला जीन ही नहीं है, या वो जीन खराब हो गया, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा। ये एंजाइम नहीं बना तो फिनाइल एलानिन कभी भी टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। टायरोसिन नहीं बना तो ये चारों नहीं बनेंगे। तो ये सारे के सारे जो इफेक्ट है हमारी बॉडी के अंदर, ये सारे के सारे फिनोटाइप, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? ये एंजाइम। और इस एंजाइम को कौन बनाता है? इस एंजाइम को बनाने के लिए क्या होगा? यहाँ पे प्रेजेंट एक जीन होता है। तो ये वाला जो जीन है एक्चुअल में ये जीन कंट्रोल कर रहा है इन 4 फिनोमिना को। तो इस जीन को मैं क्या बोलूँगी? इट इज़ अ प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या है ये जीन क्या है? इट इज़ अ प्लियोट्रॉपिक जीन कह सकती हूँ मैं, क्योंकि एक जीन के एक से ज़्यादा इफेक्ट है। ये जीन किसकी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मेलानिन के लिए भी, थायरोक्सिन हार्मोन के लिए भी, उसके अलावा डोपामिन के लिए भी, और इसके अलावा एड्रीनलिन की प्रोडक्शन के लिए भी। तो अगर ये जीन फॉल्टी हो, अगर ये जीन प्रेजेंट ना हो, तो ये चारों चीज़ें कभी भी सिंथेसाइज नहीं होंगी। तो हुआ ये एक प्लियोट्रॉपिक जीन। तो प्लियोट्रॉपी समझ गए, एक जीन के एक से ज़्यादा इफेक्ट। तो ये जीन कोड कर रहा था इस एंजाइम के लिए, और ये एंजाइम कंट्रोल कर रहा था इन चारों की सिंथेसिस वाया टायरोसिन। अब यहाँ पे ना आप कोई डिसऑर्डर भी पढ़ना है इस चैप्टर में, फिनाइल कीटोन यूरिया। इसमें क्या होता है इस डिसऑर्डर में? अब सपोज करो ये एंजाइम फॉल्टी है या ये एंजाइम बन नहीं रहा है, तो कभी भी फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अल्टीमेटली क्या होगा? फिनाइल एलानिन हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। और जब भी कोई अमीनो एसिड हमारी बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होता है तो क्या होता है? मोजा ही मोजा हो जाती हैं, खूब सारे प्रोटीन हो गए हमारी बॉडी में। नहीं, अमीनो एसिड सिर्फ जितने ज़रूरी हैं हमारी बॉडी उतने ही अपने पास जमा करके रखती है। बाकी का अब अगर इसकी ओवर एक्यूमुलेशन हो जाती है तो क्या करेगी हमारी बॉडी? इसको लीवर में भेजेगी। लीवर के अंदर इसका क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? ये फिनाइल एलानिन अगर एक्यूमुलेट हो जाता है, किसकी वजह से? अगर वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं हो रहा, ये वाला जीन अगर फॉल्टी है, तो ये एंजाइम नहीं बनेगा, ये कन्वर्जन नहीं कराएगा, तो ये बेचारा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, ये एक्यूमुलेट हो जाएगा। इसकी एक्यूमुलेशन की अगर ये एक्यूमुलेट हुआ तो इसकी क्या होनी शुरू हो जाएगी? डीएमिनेशन। कहाँ पे? इन लीवर। अब जब इसकी डीएमिनेशन का मतलब समझते हो, ये जो अमाइनो ग्रुप है ना, ये निकाल दिया जाएगा इसका, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा फिनाइल पायरुवेट में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फिनाइल पायरुवेट में। और ये फिनाइल पायरुवेट अल्टीमेटली क्या करेगा? क्या करेगा? हमारे दिमाग के ऊपर असर डालेगा। तो इसकी वजह से मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाएंगे। और ये क्या करेगा? अब क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये नहीं बनेगा, तो ये सब कुछ नहीं बनेगा, तो ये सब कुछ नहीं बनेगा। और सबसे ज़्यादा जो प्राइमरी इफेक्ट आएगा वो किस चीज़ पे आएगा? क्या शुरू हो जाएगी हमारी बॉडी की? डीपिगमेंटेशन। डीपिगमेंटेशन का मतलब समझ रहे हो? एल्बिनो बनने स्टार्ट हो जाएंगे, स्किन सफ़ेद सफ़ेद होनी शुरू हो जाएगी, मेलानिन कम हो जाएगा, आंखों में से भी आंखें भी ऐसी हो जाएंगी वाइट। देखिए ना वो एल्बिनो पीपल कैसे होते हैं, बिल्कुल ऐसे सफ़ेद सफ़ेद, उनकी ये आई लैशेज़ वाइट वाइट, ये सब अल्टीमेटली क्योंकि मेलानिन खत्म होना शुरू हो जाता है। मेलानिन जब प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो हेयर का कलर उड़ जाएगा। हेयर कहाँ पे हैं? ये आई लैशेज़ में भी हैं, आईब्रोज में भी हैं, सर पे भी है, जिधर जिधर हेयर है। उसके अलावा स्किन का कलर, इवन ये नेल भी वाइटिश हो जाएंगे, सब वाइटिश होना शुरू हो जाता है। आई का कलर भी जो है वो भी फेड हो जाएगा, ये जो हमारा प्यूपिल का कलर होता है। समझ में आ गए? तो सबसे मेजर इफेक्ट क्या होगा? सबसे मेजर जो इफेक्ट दिखना शुरू होगा अगर ये कन्वर्जन रुक जाए, अगर ये एंजाइम ना बने, तो सबसे मेजर इफेक्ट सबसे पहले होगा डीपिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मेलानिन नहीं बन रहा। तो प्लियोट्रॉपिक जीन में आप ऐसे कह सकते हो कि प्लियोट्रॉपिक जीन के कुछ मेजर इफेक्ट होते हैं, कुछ माइनर इफेक्ट। तो ये मेलानिन का ना बनना और डीपिगमेंटेशन होना, ये प्लियोट्रॉपिक जीन का क्या है? इट इज़ द मेजर इफेक्ट ऑफ द प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या है? मेजर। और बाकी ये काम भी नहीं होंगे, लेकिन ये थोड़े से माइनर हैं। ये चीज़ें क्या हैं? ये माइनर इफेक्ट हैं, ये बाद में दिखेंगे। सबसे पहला जो ये इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा वो हो जाएगा स्किन के ऊपर, डीकलरेशन होनी शुरू हो जाएगी, और बुद्धि का जो है,
बैलेंस बिगड़ जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर जो है मेंटल स्ट्रोक्स आने शुरू हो जाएंगे, तो एक तरह की मेंटल रिटार्डेशन पर्सन के अंदर आ जाएंगे। तो ये इसके मेजर इफेक्ट हैं। तो प्लियोट्रॉपिक जीन के क्या होते हैं, मल्टीपल इफेक्ट होते हैं, और उन मल्टीपल इफेक्ट में से कुछ मेजर इफेक्ट होते हैं और कुछ माइनर इफेक्ट होते हैं। तो अगर ये भी कभी पूछा जाए कि प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में ऐसा भी कुछ है कि कुछ इफेक्ट, ये सब एक जैसा ही इफेक्ट आता है, तो एक जैसा नहीं, कुछ एक ट्रेड्स हो सकती हैं जिन पे मेजर इम्पैक्ट हो, कुछ एक होती हैं जिन पे थोड़ा सा माइनर इम्पैक्ट हो। तो समझ आ गया प्लियोट्रॉपी, देखो कितने अच्छे से आपको समझा दिया। एक जीन के एक से ज़्यादा इफेक्ट्स या एक से ज़्यादा फिनोटाइप या एक से ज़्यादा उसके कंट्रोल कैरेक्टर्स पे, उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपिक जीन। तो फिनाइल कीटोन यूरिया में प्लियोट्रॉपिक जीन कौन सा है, इस फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाने वाला जो जीन है दैट इज़ अ प्लियोट्रॉपिक जीन, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों की सिंथेसिस को भी इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा था। चलिए नाउ लेट्स मूव टू दी अनदर एग्जाम्पल दैट इज बी जीन इन पाइसम। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2। क्या है, बी जीन इन पाइसम। क्या है ये बी जीन इन पाइसम, दिखाई दे रहा है ना बेटा, बी जीन इन पाइसम। इसका हमने एक एग्जाम्पल तो बेटा पीछे कर लिया था, कहाँ पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। क्या एग्जाम्पल किया था इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, याद है, किया था इसका कोई एग्जाम्पल? हमने किया था स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस का एग्जाम्पल। तो यहाँ पे अब हम पहले बी जीन देख लेते हैं। बी जीन को मैंने बताया था, बी जीन, ये इसको हम SBE जीन भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या बनाता है, बी जीन किसके लिए कोड करता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। ये बी जीन किसके लिए कोड करता है, स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम के लिए। और ये बी जीन मतलब कहने का मतलब क्या है, मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, यूजुअली एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, लेकिन प्लियोट्रॉपी में हम क्या कह रहे हैं, एक जीन के एक से ज़्यादा इफेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो बी जीन है ना बेटा, ये दिखा रहा है मल्टीपल इफेक्ट। कैसे, ये बी जीन ना यहाँ पे दो चीज़ें कंट्रोल कर रहा है। सबसे पहली जीन क्या कंट्रोल कर रहा है, सीड शेप। बी जीन क्या कर रहा है, जो मटर के दाने का शेप है ना, कि वो जो मटर का दाना है वो राउंड होगा या वो रिंकल्ड होगा, ये सीड शेप कौन कंट्रोल कर रहा है, सीड की शेप वो कंट्रोल कर रहा है बी जीन। और दूसरी चीज़, उस मटर के दाने के अंदर जो स्टार्च प्रेजेंट है ना, उस स्टार्च ग्रेन का साइज बड़ा होगा या छोटा होगा, वो स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस को भी कंट्रोल कर रहा है। दूसरी चीज़ें क्या कंट्रोल कर रहा है, स्टार्च ग्रेन साइज, स्टार्च ग्रेन का साइज, या आप कह सकते हो स्टार्च ग्रेन की सिंथेसिस को भी ये कंट्रोल कर रहा है। तो ये दो काम कर रहा है, इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, बी जीन। अब एनसीईआरटी में क्योंकि इसके लिए मल्टीपल एलिलिज्म के नीचे कोई टॉपिक नहीं डाला है इन्होंने, डायरेक्टली एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये बी स्मॉल बी आपको लिखा हुआ दिखेगा, वो सारा इसी से रिलेटेड है, तो ये एग्जाम्पल हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बेटा, हमने ले लिए पेरेंट्स, सपोज करो ये है कैपिटल बी, ये क्रॉस हमने थोड़ा सा इस एक लेक्चर से पहले बनाया था, और ये है स्मॉल बी। अब सपोज करो अगर डोमिनेंट प्रेजेंट है, अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो कैपिटल बी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, राउंड सीड शेप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर कोई भी डोमिनेंट एलील नहीं है, दोनों की दोनों रेसेसिव एलील प्रेजेंट है, तो बेटा सीड शेप कैसी होगी, रिंकल्ड सीड शेप। ठीक है, ये मेरे पास पेरेंट्स आ गए। अगर मैं इनके गैमीट बनाऊं, क्या गैमीट बनेंगे बताओ, एक बनेगा कैपिटल बी, इधर भी कैपिटल बी, इसके क्या गैमीट बनेंगे बेटा, स्मॉल बी और स्मॉल बी। ये क्रॉस तो आप बना लेंगे ना। ये मैंने क्या लिए हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव मैंने लिए हैं पेरेंट्स, उन पेरेंट्स के ये मैंने क्या बना लिए हैं, गैमीट्स। किससे, मियोसिस से। अब इन गैमीट्स की जब फ्यूजन होगी तो उससे मेरे पास क्या आ जाएगी, F1 प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या आएगी, एक कैपिटल बी के साथ एक स्मॉल बी। अब आप कहोगे मैम रुको रुको रुको, हम खुद लिखेंगे F1 प्रोजेनी का फिनोटाइप क्या होगा, F1 प्रोजेनी का फिनोटाइप होगा इंटरमीडिएट साइज। और मैं कहूँगी बिल्कुल गलत। फिर आप कहोगे क्यों मैम, आपने कराया है हमें, ये कहाँ पे करवाया है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने हमें करवाया था कि यहाँ पे क्या होगी,
इसकी डोमिनेंट एलील की कंप्लीट डोमिनेंस नहीं होती है। हमने तो ये पहले कर लिया, लेकिन बेटा यहाँ पे दो कैरेक्टर है। मैंने जो आपको क्रॉस बनवाया था ना, वो इसका बनवाया था, स्टार्च ग्रेन के साइज का, कि स्टार्च ग्रेन बड़ा होगा कब, ये भी साथ ही कर देती हूँ मैं। तो स्टार्च ग्रेन का साइज अगर दोनों कैपिटल हैं बड़ा होगा, और अगर दोनों स्मॉल हैं तो बहुत छोटा होगा। और जब ये वाली कंडीशन आएगी तो स्टार्च ग्रेन बनेगा ऑफ द इंटरमीडिएट साइज। अभी इंटरमीडिएट लग रहा है, चलो थोड़ा और इसको छोटा कर देते हैं। तो कैसा बनेगा स्टार्च ग्रेन? ऑफ द इंटरमीडिएट साइज ऑफ किसका? स्टार्च ग्रेन। लेकिन मैं स्टार्च ग्रेन की नहीं, मैं तो सीड की बात कर रही हूँ। तो सीड कैसा बनेगा? सीड बेटा ये बिल्कुल लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो करेगा, और सीड शेप कैसा होगा? राउंडेड सीड शेप। हम दो कैरेक्टर एक ही क्रॉस में पढ़ रहे हैं, देखा आपने? सीड का शेप तो मैं वाइट कलर से कर रही हूँ सारा, और जो स्टार्च ग्रेन का शेप है वो मैंने ग्रीन से ले लिया। ये ग्रीन से कौन सा है? ये है लार्ज स्टार्च ग्रेन, और ये क्या हो जाएगा? स्मॉल स्टार्च ग्रेन। और जब लार्ज और स्मॉल वाले का, क्योंकि जीनोटाइप तो यही रहने वाली, क्योंकि एक ही जीन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, सीड शेप को भी और स्टार्च ग्रेन के साइज को भी। तो दोनों को इकट्ठा चला दिया मैंने यहाँ पे। समझ में आ गया? तो लेकिन अगर मैं सीड शेप की बात करूँ, सीड शेप बेटा, ये जो सीड शेप है ना, सीड शेप फॉलो कर रहा है, अगर इसमें कभी भी कोई पूछे ना, तो सीड शेप तो फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ डोमिनेंस को। लेकिन जो स्टार्च ग्रेन का साइज वाला जो कैरेक्टर है ना बेटा, ये वाला कैरेक्टर, ये किसको, ये किसका एग्जाम्पल है? इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तभी मैंने इसको लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शन में पढ़ाया था। मतलब ये मेंडलिज्म को फॉलो कर रहा है एक कैरेक्टर, ये किसको फॉलो कर रहा है? फॉलोज मेंडेलियन इनहेरिटेंस। कैसे पता चला कि मेंडल की इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा है? क्योंकि जब इनमें क्रॉस कराया गया ना, राउंड सीड और रिंकल्ड सीड वाले प्लांट्स के बीच में, तो उनसे जो F1 प्रोजेनी आई ना बेटा, F1 सारे के सारे राउंडेड आए। मतलब कि बी जीन पूरा का पूरा इसको रिसेसिव वाले को उसने क्या कर दिया? डोमिनेट कर दिया, और अपना पूरा एक्सप्रेशन दिया, और राउंडेड सीड आए। फिर मैडम आप क्यों पढ़ा रहे हो एक्सेप्शन में? भैया देखो टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं, दोबारा रिकॉल कर लो, प्लियोट्रॉपी। मैं तो सिर्फ क्या प्रूव करना चाह रही थी कि बी जीन भी एक ऐसा जीन है जिसके एक से ज़्यादा इफेक्ट हैं। ये बी जीन सीड शेप को भी कंट्रोल करता है, मटर के दाने की शेप को भी कंट्रोल कर रहा है, और उस मटर के दाने के अंदर जो स्टार्च है, स्टार्च का ही तो है ना वो, तो उसके अंदर जो स्टार्च ग्रेन है उनके साइज को भी कंट्रोल करता है। तो मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि बी जीन एक प्लियोट्रॉपिक जीन है। लेकिन इसको मैंने, इसका ये वाला जो एस्पेक्ट है, ये क्या कर रहा है? मेंडलिज्म को ऑब्जेक्ट कर रहा है, मतलब मेंडलिज्म के अकॉर्डेंस में नहीं है। तो मैंने इसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल भी पढ़ाया था। ये क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, मतलब इसका जो ये वाला कैरेक्टर है, ये वाला इफेक्ट है, ये क्या कर रहा है? डू नॉट फॉलो मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ये एक्सेप्शन है मेंडेलियन इनहेरिटेंस की। क्योंकि अगर ये मेंडलिज्म को फॉलो कर रहा होता तो लार्ज सीड और रिंग और स्मॉल सीड के बीच में अगर मैं क्रॉस करवाती, मतलब सीड नहीं स्टार्च ग्रेन, तो मेरे पास सारे के सारे स्टार्च ग्रेन कैसे आने चाहिए थे? लार्ज, क्योंकि बी को डोमिनेट करना चाहिए था। लेकिन जब स्टार्च ग्रेन वाला क्रॉस मैं बनाती हूँ ना, तब ये बी डोमिनेट नहीं कर रहा, तब ये क्या कर रहा है? इनकम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है, अपना पूरा एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहा। ये होने तो लार्ज चाहिए थे, पर ना ये लार्ज आए ना ये स्मॉल आए, ये बीच के आ गए इंटरमीडिएट साइज के। उसको मैंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में पढ़ा दिया है आपको। ठीक है, गॉट इट? तो आज का हमारा जो मुद्दा था जस्टिफाई हो गया कि प्लियोट्रॉपी क्या होती है? एक जीन के मल्टीपल इम्पैक्ट या मल्टीपल इफेक्ट। तो मैंने फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज इस एंजाइम को बता दिया कि ये इस एंजाइम का जो जीन है दैट इज़ अ प्लियोट्रॉपिक जीन, उसके ये मल्टीपल इफेक्ट्स हैं। उसके साथ
ये जो बी जीन है स्टार्च ग्रेन सिंथेसिस के लिए, मतलब बी जीन इन पाइजम, ये भी 2 कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। तो मेंडल क्या कह रहे थे, एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है, मैंने तो बता दिया, फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज 4 काम कर रहा है, और यहाँ पे ये बी जीन 2 इम्पैक्ट्स दिखा रहा है, सीड शेप को भी कंट्रोल कर रहा है और स्टार्च ग्रेन के साइज को भी कंट्रोल कर रहा है। वो एक अलग बात है कि ये इन अकॉर्डेंस टू दी मेंडलिज्म है, मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा है, और ये चीज़ नहीं करती। तो इसीलिए मैंने इसको एज एन एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है, ठीक है। तो अपनी एनसीईआरटी का आप क्या करेंगे, वो एक छोटा सा पैराग्राफ, को डोमिनेंस के बाद जब आप अपना पेज पलटी करेंगे तो ऊपर आपको 4-5 लाइन आएंगी मल्टीपल एलिलिज्म के बारे में, जिसमें ब्लड ग्रुपिंग की बात कही है, और उसके बिल्कुल नीचे एक इतना सा पैराग्राफ है जिसमें कैपिटल बी, स्मॉल बी और ये सब कुछ दिया वो सारा का सारा क्या बता रहा है आपको, प्लियोट्रॉपी का एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। गॉट इट? तो दिस इज ऑल फॉर टुडे।